Hello, good evening. Am I audible? Okay. प्रभात बताओ, लास्ट क्लास में कौन कौन से टीचिंग टाइप्स हमने पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ना, टीचिंग कितने टाइप की होती है। उसमें हमने 2-3 टाइप्स डिस्कस भी किए थे कि इस टाइप की टीचिंग होती है, ऐसी टीचिंग होती है। उसमें से 1-2 नाम बताओ मुझे। कामिनी, आप बताओ, लास्ट क्लास में आप भी प्रेजेंट थे। हम्म। हम्म। व्हाट इज पैरेलल टीचिंग? दीपिका लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। व्हाट इज पैरेलल टीचिंग? गुड। कामिनी, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? हम्म। हम्म। ओके। छपिकुल बताओ, व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? हाँ। अपर्णा, आप बताओ, व्हाट इज मैक्रो टीचिंग? जो देखो, बेसिक। हम्म। जो मेन डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच का, उसकी तो आपने बात की नहीं। किसी कोई मेन डिफरेंस की बात करना चाहेगा? माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में मेन डिफरेंस क्या है? हम्म। भू ओके। भूमिदत्त, कुछ कहना चाहोगे? कोई ऐसा पॉइंट जो ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं? आपने क्या बोला, समझ नहीं आया। अच्छा। वेट। हेलो हेलो। अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? हेलो। अभी आवाज़ कैसी आ रही है मेरी? अभी मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेट। पिछले क्लास में जैसा हुआ था। अभी कैसी आवाज आ रही है? मैम बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके देन आगे बढ़ रहे हैं। जिन भी लोगों ने लास्ट क्लास नहीं ली थी, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत कम बच्चे थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वो भी आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, जिसको नीड है, जो आप में से इंटरेस्टेड है पढ़ने में, वो मुझे पर्सनल मैसेज करे और अपना एक वैलिड रीज़न मुझे बताए कि लास्ट क्लास में आप क्यों नहीं आए थे, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी। और उसको आप देख के, क्योंकि उसमें मैंने टीचिंग थ्योरीज पढ़ाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग देख लेना।
और जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में आए थे तो लास्ट क्लास का पूरा जो भी आपको फाइल दी गई थी उसको रिवाइज करो। किसी के भी एग्जैक्ट मेरे को आंसर नहीं लगे जो होने चाहिए थे। जैसे कि माइक्रो टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि माइक्रो टीचिंग टीचर को टीचिंग स्किल्स, मतलब वो टीचर बन जाए, इस चीज़ के लिए होता है। उसको टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। उसमें टीचिंग प्रैक्टिस वर्ड किसी ने बोला ही नहीं कि वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। टीचर जब नया आता है उसको 10-10 मिनट के लेक्चर्स करवा के उसको और कुशल बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमने माइक्रो टीचिंग में यही पढ़ा था। अब हम आगे चल रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास को अगर डिस्कस करते रहेंगे तो आज की क्लास कब पढ़ेंगे। और जो आपकी पेपर 2 की क्लासेस होती हैं वो तो रोज़ होती हैं, तो जिस दिन पेपर 1 की होती है तो उस टाइम आप टाइम पे उसको ख़त्म कर दो क्योंकि हमारा भी सिलेबस पीछे रह रहा है और मैं भी सोच रही हूँ कि क्लासेस हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। 5-5, 10-10 मिनट में काफ़ी आगे निकलता है सिलेबस। हमने लास्ट क्लास में 2 थ्योरीज पढ़ी थी, एक बार उनके नाम बता दो कौन कौन सी 2 थ्योरीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। एक तो मल्टीपल इंटेलिजेंस और दूसरा था द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थी वो थ्योरी? तो मैम लास्ट वाली पर जानती जी थी और एक हार्डवर्ड साझे और एक हार्डवर्ड करके गार्डनर। ओके, आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है व्यागोत्स्की की थ्योरी। ठीक है, ये वाइगोत्स्की जो है ये बहुत फेमस है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला नाम इनका ज़्यादा फेमस है। इनका पूरा नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, देखो इन्होंने अपनी थ्योरी में मेन तो एक ही बात कही होती है, लेकिन वो थ्योरी अलग अलग नाम से फेमस हो जाती है और अलग अलग थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग उसको थ्योरी कर देते हैं। जैसे कि इसको आप देखोगे तो सब में उन्होंने एक ही बात कहने की कोशिश की है, बस नाम अलग अलग कर दिया। वो जो भी थ्योरी के नाम हो सकते हैं वो नाम मैंने यहाँ लिखे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको सिर्फ थ्योरी का नाम ही पूछ लेते हैं। हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। जो सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस जो थ्योरी है वाइगोत्स्की की, जिसके लिए उनको जाना जाता है, वो है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कभी कभी सिर्फ सोशियो कल्चर थ्योरी लिख के आता है, कभी कभी सिर्फ सोशियो कल्चर थ्योरी मतलब पूरा लिख कर आता है। तो सोशियो कल्चर वर्ड को आपको याद रखना है और हिंदी में है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो पूछा जाता है एग्जाम में पेपर 1 में वो पूछा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि ये इसको शॉर्ट फॉर्म होती है ZDP, कि ये ZDP क्या है, ZDP की थ्योरी किसने दी है, ZDP होता क्या है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। या एक आध बार ये पूछा गया है कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसकी थी। तो ये 2 अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपके सामने, सोशियो कल्चर थ्योरी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बाकी ये सब वाइगोत्स्की की थ्योरी के ही नाम है और ये सब सिमिलर थ्योरीज हैं। अगर आपने इसको समझ लिया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो आप इनकी सारी थ्योरीज को समझ जाओगे, इनकी सोच को समझ जाओगे कि ये वाइगोत्स्की किस तरीके से सोचते थे और इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहने की कोशिश करी है। देखो इसमें ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको बस इस थ्योरी को समझना है, आपको इसे रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। और आपको जो रटना है सिर्फ थ्योरी का नाम और कुछ भी नहीं, और थ्योरी के मतलब जो राइटर है और जिनकी वो थ्योरी है, इन दोनों का आपको सिमिलरली रटना है कि वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, इस तरीके से रटना है। लेकिन थ्योरी के वर्ड्स, थ्योरी की डेफिनेशंस, ये जो भी यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ वो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और ये एक डायग्राम है, इससे हम पूरी थ्योरी समझेंगे और इसी डायग्राम को आपको अपने माइंड में हमेशा याद रखना है जब भी आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें। तो इसको ध्यान से समझना। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, उन्होंने ये डायग्राम बनाकर हमें समझाने की कोशिश की है कि एक बच्चा जब होता है तो वो 3 प्रकार से लर्न करता है, 3 प्रकार से वो चीज़ों को समझता है। कैसे कैसे समझता है? हम 3 टाइप्स की लर्निंग करते हैं। सबसे पहली वो लर्निंग आती है जो हम खुद करते हैं, जो हमें कोई और सिखाता नहीं है। वो बच्चा अभी जो रोड पे, जिसको पैदा होते ही रोड पे फेंक दिया गया है, वो भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख ही लेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम खुद सीखते हैं बिना किसी की मदद से। वो है सबसे अंदर वाला बॉक्स, आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ।
इसकी सिर्फ देखो इतने इतने से पॉइंट्स थे, इसकी हिंदी लिखने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं, इतना आप समझ सकते हो। आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ का मतलब है जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो मैं खुद सीख सकता हूँ। तो अब आप सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमको खुद से आती हैं। फटाफट से आंसर करो। अपर्णा, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आती हैं? जिसको भी आता है बोलो बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। मैम जैसे बेसिक स्किल्स हो गए, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये चीजें। गुड गुड। लिखना, रीड करना से संबंधित कार्य। देखो लिखना और रीड करना हमें अपने आप कैसे आता है? बचपन में हमें किसी ने हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था। हम भी कभी उस स्टेज पे थे कि हमारी मम्मी या हमारे पापा या हमारे टीचर हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाती थी। लिखना और पढ़ना तो वो वाली स्किल्स है जो हमें कोई सिखाता है। अनपढ़ लोग हैं आज भी इस दुनिया में जिनको लिखना या पढ़ना नहीं आता, तो वो स्किल्स नहीं है जो हम खुद सीख जाते हैं। उन स्किल्स का बताओ जो हम खुद सीख। बोलना। हाँ, बोलना सीख जाते। बिल्कुल, बोलना, चलना। हाँ एग्जैक्टली। तो ये वो स्किल्स हैं जो हम खुद सीखते हैं, जो हमें कोई नहीं सिखाता। वो है बोलना, चलना, खाना, पीना और भी जो हम एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, सारी एक्टिविटीज का तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो जो आपको पर्टिकुलरली किसी ने नहीं सिखाई है। अब हम बात, इन्होंने 3 टाइप का बोला। एक आपका टाइप हो चुका है जो हम खुद सीखते हैं, हमें कोई नहीं सिखाता। सेकेंड इन्होंने बात की है वो स्टेज, आई कैन डू दिस विद सम हेल्प। ये वो काम है, ये वो चीजें हैं जो मैं किसी की मदद से सीख सकता हूँ। अगर कोई मुझे सिखा दे तो मैं सीख जाऊंगा। जैसे कि आपने लिखना पढ़ने की बात करी, आपको किसी ने लिखना सिखा दिया है तो आपको लिखना आता है। बाहर और भी लोग घूम रहे हैं, रिक्शे वाले हैं और जो मोची हैं, जो मतलब अनपढ़ लोग हैं जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता है, शायद उनको किसी ने कभी सिखाया नहीं है इसलिए उनको नहीं आता है। उनको कॉबलर जो वो है, मोची जो है, वो जूते वगैरह बनाते हैं, उनको वो किसी ने सिखाया था या उन्होंने किसी को देखा, किसी को ऑब्जर्व किया तो वो सीख गए। तो विद सम हेल्प, जो हमें सिखा दे, जो हम सीखने से सीख जाए। जैसे कि लर्निंग हो सकती है, लर्निंग रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, और स्किल्स जो भी होते हैं, जो आप, जैसे आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। आप में से कुछ लोग लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे दूसरी, कुछ लोग बैडमिंटन मतलब स्पोर्ट्स हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कोई क्रिकेट क्लास में जा रहा है, कोई बैडमिंटन क्लास में जा रहा है, कोई किसी क्लास में जा रहा है। तो हम, ये वो चीज़ है जो हम किसी के सिखाने से सीख जाते हैं। तो आज आप भी जिस लेवल पे हो, आपको किसी ने सिखाई होंगी वो चीज़ें, तो आप सीख गए हो। ये हमारी सेकेंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज वो है, आई कांट डू दिस विद इवन विद हेल्प। आई कांट डू दिस इवन विद हेल्प। कांट लिखा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी के सिखाने से भी हम नहीं सीख सकते। क्या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो सिखाने से भी हम ना सीखें? आपको क्या लगता है? वो चीज आ गई ना जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला विशाल आपने? भी नहीं सीख सकते। लाइक जैसे किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट कम है, हमारा इंटरेस्ट। बिल्कुल। और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेकर? तो कोई बैड हैबिट सिखाता है तो हम नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पे उनका वाइगोत्स्की का कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी के सिखाने से भी नहीं सीखते। हमारे अंदर कुछ टैलेंट होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कुछ टैलेंट होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं, और हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अब कोई बंदा मान लो जो बोल नहीं सकता, ठीक है, जो गूंगा है, उसको हम गाना सिखा सकते हैं क्या? कोई इसको गाना सिखाने बैठ जाए तो सिखा पाएगा क्या? नहीं सिखा पाएगा। कोई इतना ज़्यादा स्लिम है, जिसमें एनर्जी ही नहीं है, जिसकी बॉडी इतनी वीक है, और उसको हम रेसलर बनाने निकल पड़े, हम उसको कितना भी सिखा लें वो टिक ही नहीं पाएगा। मतलब ठीक है, हमने उसको मूव सिखा दिए, वो टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। किसी को हम माउंटेनियर बनाने निकल पड़े जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हम सबका अपना बॉडी टाइप होता है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपना जो बौद्धिक क्षमता है वो होती है, तो सबकी वो अलग अलग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिखाने से भी नहीं सीखेंगे।
आप में से बहुत सारे लोग सिंगिंग सीख सकते हैं, कोई उनको सिखा दे तो वो गाने लग जाएंगे। आप में से कुछ लोग चाहे उनको ज़िंदगी भर सिखाई जाए वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनकी वॉइस उतनी शार्प नहीं है या उनकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, सबका अपना अलग अलग बॉडी टाइप होता है। तो 3 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया, एक जो हम खुद सीख जाते हैं, एक जो हम किसी के सिखाने से सीख जाते हैं, और तीसरा वो जो हम किसी के सिखाने से भी नहीं सीख सकते हैं। इसको उन्होंने बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किसी का डाउट? मैम ये जोन तो तीनों जोन इंक्लूड होंगे ना कि सिर्फ ये वाला होगा? नहीं, 3 जोन्स हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा जोन उन्होंने नहीं बोला है, और आपको सिर्फ इसको समझना है, आपको इसको याद नहीं करना है। बड़ी आसान सी बात है। मोनिका बताना कौन कौन सी 3 बातें हैं जो वाइगोत्स्की ने कही है अपने इस प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। एक तो आप सब लोग बिल्कुल रेडी रहा करो अपने माइक को ऑन करने के लिए। पूजा बताना कौन सी 3 बातें हैं जो वाइगोत्स्की ने कही हैं। मैम उन्होंने कहा है कि एक तो वो चीजें होती हैं जो हम खुद से सीख जाते हैं, ठीक है, और दूसरे वो होती है जो हम किसी को सिखाने से सीखते हैं, और तीसरी स्टेज वो है इस पे जो हम किसी को सिखाने से भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है अपने शब्दों में, जैसे भी आप याद रखना चाहो वैसे, और थ्योरी का नाम याद रखना है। ये थ्योरी किसने दिया? वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेंजामिन की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही फेमस है। आप मतलब बीएड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सीटेट का हो, डीएसएसबी का हो, उसमें ये बेंजामिन इतना ज़्यादा आपको इनका नाम दिखेगा ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। नेट में भी है, नेट में तो जैसे ज़्यादा थ्योरीज नहीं आती हैं, गिने चुने 3-4 थ्योरीज ही हमसे बार बार पूछी जाती हैं। पर सीटेट का तो पूरा पेपर ही थ्योरी से भरा रहता है। जो पार्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, उसमें अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 15 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी से ही पूछ लेते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी पूछते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसकी थ्योरी का नाम है, इनकी थ्योरी का नाम है। अब हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये चार्ट, इसमें आपको ये चार्ट याद करना है। जैसे ऊपर वाले में एक चार्ट याद कर ले, यहाँ पे याद कर लो। जैसे इसमें सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा है, तो नीचे हिंदी में भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है। एक एक लाइन लिखी है, मैं बस इसको समझाऊंगी यहाँ पे इस चार्ट में से, और आप समझ जाएंगे। अभी मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम बात करते हैं कि आपको क्या समझ आया। तो ब्लूम ने 6 लेवल्स की बात की है, ठीक है। अब वो 6 लेवल्स किस चीज़ के लेवल्स हैं? 6 लेवल है कॉग्निटिव लर्निंग के, ठीक है। जो एक बच्चा सीखता है, अभी वाइगोत्स्की ने भी सीखने की ही बात की थी, लर्निंग की, कि लर्निंग 3 टाइप की हो सकती है, और यहाँ पर बेंजामिन ने 6 टाइप की लर्निंग बताई है कि 6 स्टेजेस से हम गुजरते हैं लर्न करते वक्त। जब हम सीखना शुरू करते हैं, लर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में 6 लेवल से गुजरते हैं। अब वो 6 लेवल्स क्या क्या हैं, उनके नाम आपको ऑर्डर में याद रखने हैं। ऑर्डर इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला है रिमेम्बरिंग, नीचे से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये पहला है। रिमेम्बरिंग का मतलब है याद रखना, ठीक है। वो याद रखना आए पेपर में, स्मृति आए, क्या है, वो वर्ड कुछ भी हो सकता है हिंदी में, है ना। हिंदी इसीलिए, हाँ बोलो। जो ऑर्डर तो नीचे से आपकी वॉइस बहुत कट रही है, बट शायद आप यही पूछ रहे हो कि नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा ये, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, 1 2 3 4 मतलब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। तो नीचे से ऊपर जाएगा ये। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट रिमेम्बरिंग है, और मैं ये कह रही थी कि हिंदी वाले क्वेश्चंस में इसलिए मिस्टेक होती है क्योंकि वो लोग ऑटोमेटिक उसको ना ट्रांसलेट करते हैं पेपर को। पेपर इंग्लिश में बना के वो उसको ऑटोमेटिकली मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और वही ट्रांसलेट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, इसलिए हिंदी के क्वेश्चंस में ज़्यादातर मिस्टेक्स मिलती हैं। देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है चीज़ों को मेमोराइज करना, जो हमने अपने लेवल्स में भी पढ़ा था
कि फर्स्ट स्टेज हमारी होती है मेमोराइजेशन की। सबसे पहले हम अपनी स्मृति बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये वर्ड कहाँ पर हम पढ़ चुके हैं? मैम ये थ्योरी में आया था, वो सेकंड वाला जो जो 60 वो प्याजे वाली थ्योरी में आया था, उसमें सेंसरी मोटर। 15 to 24 मंथ्स का भी वेरी गुड। सेंसरी मोटर में आया था ये जीन पियाजे की थ्योरी में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि ऑब्जेक्ट को समझना कि ये घोड़ा है, ये बैट है, ये बॉल है, ये है, वो है, और चीज़ों को मेमोराइज कर लेना। ठीक है, नेम्स मेमोराइज करना, आइडेंटिटी मेमोराइज करना कि भाई ये माँ है, ये पापा है, ये वो है। ठीक है, सबकी आइडेंटिटी, अपने फ्रेंड्स की, और सबको हम पहचानने लगते हैं, उनके नाम याद रखते हैं, और हम लोकेशंस याद रखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एज ग्रुप में उन्होंने डिवाइड नहीं किया। उन्होंने कहा है सबसे पहले हम रिमेम्बरिंग सीखते हैं। रिमेम्बरिंग का मतलब है जो स्मृतियाँ हमें वापस से याद आती हैं। रिमेम्बर मतलब कुछ याद करना, और मेमोराइजेशन मतलब कुछ रटना। मतलब बेसिकली कहने का मतलब दोनों का सेम है, बस वहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ किया गया। तो अब रिमेम्बरिंग में आप देख लो क्या क्या हो सकता है। जो भी आज तक हमने बचपन से क्या याद किया, अपने घर के रास्ते याद किए हुए हैं, अपने रिलेटिव्स के घर के रास्ते याद किए हुए, अपने फ्रेंड्स के घर के रास्ते याद किए हुए, उनके नाम, उनके पेरेंट्स, उनका जो भी है पर्सनल डिटेल्स, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने मेमोराइज करी हुई है अपनी लाइफ में। अपना टाइम टेबल आपने मेमोराइज किया हुआ है, अपने सिलेबस की पता नहीं हज़ारों चीज़ें आपने मेमोराइज की हुई है। तो फर्स्ट स्टेज होती है रिमेम्बरिंग की। हम चीज़ें रिमेंबर करना सीखते हैं। रिमेंबर यानी कि आपने अश्व देखा तो आपको याद है, अच्छा ये अश्व होता है। वो आपको कैसे आपकी मेमोरी में वो फीड था कि ये अश्व है, घोड़ा है। ये फर्स्ट लेवल हुआ। सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग। इसको हम पहले भी अपने लेवल्स में पढ़ चुके हैं। पहला मेमोराइजेशन, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड लेवल कौन सा होता है? रिफ्लेक्टिव। वेरी गुड। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वही, अब मेमोराइजेशन आपने सीख लिया, अब आप सीखोगे लॉजिक्स यूज करना, रीजंस, प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ, फैक्ट्स। मतलब आप मेमोराइजेशन से ऊपर उठ के आगे की चीज़ें आप समझोगे। थर्ड जो उन्होंने बोला, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। थर्ड है अप्लाइंग। अब देखो, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद अब आप चीज़ों को अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करोगे? आपने लॉजिक सीख तो लिए, आपने फॉर्मूले सीख तो लिए, अब आप उसको अप्लाई करोगे। जैसे आपने सीखा था फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम हो गई, या फिर आपने ये a+b का होल स्क्वायर सीखा था। ठीक है, आपने सीखा था a² + b² + 2ab। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं आ रहा होगा ये। तो ये अब हम अप्लाई करते हैं लाइफ में। आज भी हमें इस टाइप का कोई इक्वेशन दिख जाती है, सम दिख जाता है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ये हमने पहले तो इसको हमने मेमोराइज भी किया और इसको हमने अंडरस्टैंड भी किया, तभी हम इसको ज़िंदगी में अप्लाई कर पा रहे हैं। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं उसका एरिया कितना है। एरिया पूछते हैं, एरिया। तो वो स्क्वायर मीटर्स बताता है, या मतलब जो भी वो यूनिट स्क्वायर मीटर्स में बताएगा। ठीक है, और भी यूनिट्स होती हैं एरिया को मेजर करने की, लेकिन आप उससे एरिया ही पूछते हो ना, वॉल्यूम तो नहीं पूछते, या फिर क्वांटिटी तो नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है प्लॉट को एरिया बोलते हैं। एरिया किस चीज़ को बोलते हैं ये आपने अंडरस्टैंड किया है, आपने मेमोराइज किया है। इन दोनों स्टेज से आके अब आप चीज़ों को ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई, जैसे कि आप चार्ट बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन आपने बचपन में सीखी थी, अभी तो आपको सिखाई नहीं गई है, कहाँ 4th 5th में सिखाई थी आपको, लेकिन आज भी उस कैलकुलेशन को आप ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हो। तो होता है अप्लाइंग। तो 2 स्टेज से जाने के बाद हम 3rd स्टेज अप्लाइंग पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। फिर 4th स्टेज है हमारी एनालाइज। अब हम चीज़ों को एनालाइज करना सीखते हैं। एनालाइज मतलब हमारे सामने जो जो हो रहा है उसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामिन करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता, ये बड़े लोग करते हैं। अब आप देखो, आप शादियों में जाते हो, कितना चीज़ों को एनालाइज करते हो। अरे इतनी बड़ी शादी थी, इतना पैसा लग गया होगा, दूल्हा ऐसा था, दुल्हन ऐसी थी। मतलब ये क्या कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग इन चीज़ों को एनालाइज करते ही हैं। या फिर आप नए कॉलेज में जा रहे हो, तो कॉलेज की बिल्डिंग, मतलब एडमिशन लेने ही गए हो जस्ट, सबसे पहले कॉलेज की बिल्डिंग को एनालाइज कर लिया, टीचर्स को, स्टूडेंट को, कि वहाँ के बच्चे कितने अच्छे थे, वहाँ का क्राउड कितना अच्छा था, वहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे थे। तो ये सब होता है एनालाइजिंग। 3 स्टेज के बाद हम एनालाइजिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग है जजमेंट करना। ठीक है, एनालाइज करना होता है कि शांत बैठ के बस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं,
और समझ रहे हैं, ठीक है। और इवैल्यूएटिंग में होता है जजमेंट पास करना। जैसे कि एक दो टाइप के लोग होंगे, सिर्फ शादियों में गए, आपने देखा, आपने किसी से नहीं कहा, दैट इज एनालाइजिंग, आपने एनालाइज कर लिया। इवैल्यूएटिंग आप तब करोगे जब आप इवैल्यूएटिंग आप एनालाइजिंग के बिना कर ही नहीं सकते। आप किसी पे जजमेंट तो तब दोगे ना जब आपने उसको एनालाइज किया होगा, आपने उसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप उसको जज क्या करोगे। तो जजमेंट में होता है देखो बैड जजमेंट्स भी होते हैं, गुड जजमेंट्स भी होते हैं। या फिर हम यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, वहाँ पे हमें जज किया जाता है, हमें एग्जाम लिए जाते हैं और हमें जजमेंट दी जाती है कि आप पास, आप फेल, वो भी एक जजमेंट है, वो भी इवैल्यूएटिंग है, उस प्रोसेस को इवैल्यूएशन ही कहते हैं। और अगर हम डेली लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो हम जज कैसे करते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको संस्कृत नहीं आती, ये संस्कृत का स्टूडेंट है, ये संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। हम इस तरीके से लोगों को रियल लाइफ में जज करते हैं। तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि हमने 4 क्लास में एनालाइज किया कि ये बच्चा इंग्लिश बोल ही नहीं पाता या ये संस्कृत बोल ही नहीं पाता। फिर चौथे दिन हमने जजमेंट दी कि ये देखो, ये गुरुकुल से पढ़ के आया, इसको संस्कृत नहीं आती। इस तरीके की जो हम बातें बोलते हैं वो जजमेंट होती है, या हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। और वो टेस्ट के थ्रूज भी, ये तो होते हैं रियल लाइफ जजमेंट्स। इसके अलावा ऑन पेपर जजमेंट्स भी होती हैं, हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, वो भी इवैल्यूएशन में आता है। और किसी को क्रिटिसाइज करना, वो भी इवैल्यूएटिंग होती है। क्रिटिसाइज भी हम तभी करेंगे जब हम एनालाइज करेंगे। क्रिटिसाइज में होता है किसी को नीचा दिखाना, या जैसे क्रिटिसिज्म में रेसिज्म भी आ सकता है, रेसिज्म मतलब जातिवाद, और ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। या दूसरे टाइप का क्रिटिसिज्म भी आ सकता है कि भेदभाव करना, वो किसी भी लेवल पे आप भेदभाव को ले सकते हो। तो भेदभाव भी हम तभी करते हैं जब हम एनालाइज करते हैं, जब हमें उसके बारे में पता चला, हमने उसको जाना, तभी हम इस स्टेज पे आ पाएंगे। फिर 6th हमारी स्टेज है क्रिएटिंग। इतनी सारी स्टेज पास करने के बाद, इतनी सारी स्टेज सीखने के बाद, समझने के बाद, अब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट मतलब आपको अगर मैं एक टॉपिक दे दूं कि इस पर लिख कर आओ, तो आप लिख कर आ सकते हो। अगर मैंने एक टॉपिक दिया, उस पर आपने खुद से लिख लिया, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिव। अब आप क्रिएटिव लेवल पर हो, क्योंकि आपने चीज़ों को मेमोराइज किया था, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया, तब आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इस क्रिएटिंग में क्या क्या आ सकता है, आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो। डिज़ाइन इन द सेंस, क्या डिज़ाइन बनाओगे, आपका फील्ड के ऊपर बात है। हो सकता है कि आप आर्किटेक्ट हो, तो आप एक घर का ही डिज़ाइन बना दो, या आप एक स्टूडेंट भी हो, और आपको नॉर्मल कोई होमवर्क दे दिया गया है कि भाई ये लो इस चीज़ को डिज़ाइन करके आओ, या ये लो वेस्ट मटेरियल से कुछ बना कर आओ, तो आपने उसको भी तो डिज़ाइन ही किया, कुछ बिल्ड कर दिया, प्लान कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, डिवाइस, इन्वेंट, ये सब होती है क्रिएटिंग। ये तो इन्होंने थोड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए। अगर आप एक एस्से भी लिख रहे हो ना, तो आप क्रिएटिव हो, क्योंकि वो आप अपने आप लिख रहे हो, यू आर क्रिएटिव एट दैट मोमेंट। तो हम ऐसे तभी लिख पाएंगे जब हम इन सारी स्टेजेस से निकले हैं। तो अभी आप ये सारी स्टेजेस कर चुके हो, हम सारी ये स्टेजेस कर चुके हैं। तो ये 6 जो है स्टेजेस बताई हैं ब्लूम ने, कि हम इन 6 स्टेजेस के थ्रू अपने लाइफ में लर्निंग करते हैं। एक बार हिंदी के नाम आपको बता देती हूँ। हिंदी के नाम में बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं या दूसरे शब्द हो सकते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे जो हिंदी नोट्स हैं या अलग अलग बुक्स में, तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ जो बहुत सारी बुक्स में यूज़ किया गया है, बहुत सारे नोट्स में यूज़ किया गया है, सिलेबस में यूज़ किया गया है वर्ड्स, पर फिर भी मुझे बहुत सारे अलग अलग पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं हिंदी वाले पार्ट में। तो आप बस चीज़ों को समझो और एग्ज़ाम में जाके इतना तो आप लोग मतलब कॉग्निटिव लेवल पे हो कि आप समझ सकते हो कि ये वर्ड किस चीज़ का पर्यायवाची है। तो अंडरस्टैंडिंग को समझबूझ, ये सूझबूझ जो भी आप मान लो, अप्लाइंग को अनुप्रयोग, एनालाइजिंग को विश्लेषण, और इवैल्यूएटिंग को मूल्यांकन, और क्रिएटिंग को संश्लेषण। इसको मैं ऑटोमेटिक जब ट्रांसलेट करती हूँ तो ये वर्ड्स यहाँ पे ये आते नहीं है, ढूंढ के देखना पड़ता है कि क्रिएटिंग को एक्चुअली में हिंदी वाले सिलेबस में कहेंगे क्या। किसी को कोई डाउट ब्लूम टेक्सोनॉमी में? ये चार्ट आपको याद करना है, बस हो गया। आपको ये चार्ट याद हो गया, ये सब कुछ हो गया। बोलो। जो
जो 6 स्टेप थे वो पे ध्यान रखें, तो जो थ्योरी वो क्या है ये थोड़ी मेरे को आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है। आप ईयरफोन्स का यूज क्या करो, या तो इतनी बार आपसे पूछती हूँ तब समझ आता है क्या बोल रहे हो। बहुत दब के आपकी आवाज आती है। मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने 6 स्टेप बताया ब्लूम के, वो तो मैम आ गया, लेकिन जो उनकी जो मतलब की थ्योरी है वो क्या ये नहीं बन गया है। ये इनकी थ्योरी ही है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इस थ्योरी में इन्होंने ये 6 लेवल्स दिए हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थ्योरी का नाम है और ये इनकी थ्योरी है। ये 6 लेवल्स अपनी थ्योरी में इन्होंने बताए हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, मतलब कि केवल ये तो जो 6 जो स्टेप है रिमेम्बरिंग का, ये पूछेगा कुछ और पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा? जैसे मैंने ये शुरू करवाया था ना, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और मैंने ये बोला था कि इसमें ये अरेंज करने के लिए आते हैं ये 6 स्टेप। ये उल्टे सीधे लिखे रहते हैं और हमको बोलता है कि इसको सही ऑर्डर में अरेंज करो। मतलब सीक्वेंस से पूछेगा। हाँ। कोई कौन सा मतलब टर्म है वो कोई हटा देगा, दूसरा टर्म दे देगा उसके प्लेस पे। हाँ, सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ज्यादातर सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि इवैल्यूएटिंग आगे लिखा है, रिमेम्बरिंग पीछे लिखा है, तो वो हमें अरेंज करने होते हैं ऑर्डर में। मैंने एक चीज जैसे ये है, जैसे अभी आपने बताया ना जो हिंदी के टर्म्स हैं वो सपोज दैट कोई दूसरी मीनिंग्स ट्रांसलेट करके रख दिया, तो सेम कंडीशन ऐसा इंग्लिश में भी हो सकती है। जैसे रिमेम्बरिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, उसका कोई दूसरा टर्म रख दिया। इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हमेशा यही वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, रिमेम्बरिंग को रिमेम्बरिंग ही, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं और सबने इंग्लिश में दी है। तो इन्होंने यहाँ पे अगर रिमेम्बरिंग वर्ड का यूज किया है ना, तो मेमोराइजेशन से बचने के लिए, हो सकता है किसी और बंदे ने मेमोराइजेशन का यूज कर लिया तो उन्होंने यहाँ पे रिमेम्बरिंग का यूज किया। इंग्लिश में आपको एज इट इज यही वर्ड लिखे मिलेंगे। कोई सा भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। किसी का कोई डाउट है इस थ्योरी में? ये आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है और जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है कि अप्लाई करना क्या होता है, एनालाइज करना क्या होता है, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारे पास जॉन डीवी की है, बहुत छोटी सी है इसलिए मैंने इसको आज ही डाल दिया। तो आज हम 3 थ्योरी पढ़ लेंगे, बट ये ना के बराबर है समझो, बस आपको सबको अपने माइंड में फीड करना है कहीं ना कहीं। तो जॉन डीवी की थ्योरी ये है कि एक सेकंड पढ़ लेते हैं। जॉन डीवी थ्योरी रिकमेंड्स एन इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम और अ करिकुलम दैट फोकस ऑन कनेक्टिंग मल्टीपल सब्जेक्ट वेयर स्टूडेंट कैन फ्रीली वॉक इन आउट ऑफ द क्लासरूम। तो इसको सुन के आपको अपने कॉलेज जैसी फीलिंग आ रही होगी। जॉन डीवी ने बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, ठीक है। जैसे हम ऑनर्स करते हैं तो हमको अभी हमारे टाइम पे तो देखो आप लोगों ने कौन सा वाला पढ़ा है, जैसे अभी क्या है बीच में बदल दिया है, CBCS ला दिया गया, फिर नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो हमारे टाइम पे तो आई नहीं थी, तो हमें कोई चॉइसेस भी नहीं थी। जो हम ऑनर्स कर रहे थे तो हमें सिर्फ संस्कृत के ही सब्जेक्ट हमारे पास थे, बस एक कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहता था एडिशनल। तो अभी शायद आप लोगों के पास जो भी नया बैच आ रहा है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होने वाली हैं, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम हमारे पॉलिसी में भी ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो फ्री है अपने सब्जेक्ट चूज करने के लिए, अपनी क्लासरूम चूज करने के लिए कि भाई उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उनको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो जॉन डीवी ने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होना चाहिए, मतलब कि जिसमें कई विषय पढ़ाए जाएं, जो कई विषयों को जोड़ने पर केंद्रित हो, ठीक है। जैसे मैथ्स भी है, संस्कृत भी है। अब जैसे हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे मैथ्स भी ऐड कर दी जाए तो बन गया हमारा इंटरडिसिप्लिनरी, कि हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वेयर स्टूडेंट कैन फ्रीली वॉक, ये हो गया। तो बच्चे खुद चूज करेंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और वो फ्री है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप फ्री हो, जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है करो। इन दिस वे दे परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट एंड बिल्ड देयर ओन मेथड ऑफ एक्वायरिंग एंड अप्लाइंग स्पेसिफिक नॉलेज। अब वो अपनी मर्जी से चूज करेंगे, मतलब अपने इंटरेस्ट से। अब जैसे बुद्धिज्म और हमको ये सब सब्जेक्ट मिलते थे मास्टर्स में, कोई बुद्धिज्म ले लेता है, कोई पर्शियन ले लेता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बहुत कम हमें मिलते हैं, इसमें हम अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर पाते हैं। ना तो हमें बुद्धिज्म में इंटरेस्ट है, ना ही हमें पर्शियन में,
शायद हमको कोई और बेटर ऑप्शन देते, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कुछ ऐसा दे देते तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा निकल कर आता। अब शायद नई एजुकेशन पॉलिसी में देखो क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं, पर इतने कुछ खास हमको ऑप्शंस मिलते नहीं हैं। पर ये जॉन डीवी का सजेशन था कि हम और भी ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स को या ऐड करें जिससे कि बच्चे अपने इंटरेस्ट की तरफ जा सकें, एक ही टाइम पे वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ के अपना इंटरेस्ट बाहर निकाल सकें। तो स्कूल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए स्कूल लेवल में 10th में बच्चे कहते हैं अरे ये सब्जेक्ट हटाओ, वो सब्जेक्ट हटाओ, हमें चॉइसेस दो। मतलब हम चाहते हैं हमारे सब्जेक्ट कम कर दें, लेकिन स्कूल में सब्जेक्ट कम करते नहीं हैं। 10th तक हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वही हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। और 11th तक हमको पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट साइंस में, जाओ भाई साइंस चूज़ कर लो, तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में तो आर्ट्स चूज़ कर लो, तो वो है। और वैसे कॉलेज लेवल की बात की है, जॉन डीवी ने जो बात की है वो स्कूल लेवल की बात नहीं की है। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम कॉलेज में ही होता है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, अपनी चॉइस से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में 11th-12th में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से साइंस वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और आर्ट्स वाला बच्चा बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट को चाहे तो वो चूज कर सकता है। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि वो पर्टिकुलरली हम जॉन डीवी की उस पे थ्योरी पे हम बेस्ड कर सकते हैं उस चीज़ को कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये जॉन डीवी में तो किसी को डाउट होगा नहीं। जैसे गार्डनर की छोटी सी थ्योरी है कि इंटेलिजेंस कई तरीके की हो सकती है, वैसे जॉन डीवी की भी छोटी सी थ्योरी है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट बच्चों को, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देने चाहिए। और अगर जॉन डीवी की थ्योरी का अगर आप सोच रहे हो क्या नाम हो सकता है, तो नाम के लिए आप ये वर्ड याद रखो कि उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की बात की है अपनी थ्योरी के अंदर। अब हम आगे चलेंगे। तीनों थ्योरी क्लियर है सबको? ओके। देखो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज आज हमने 3 ही पढ़ी हैं और 2 लास्ट क्लास में पढ़ी थी, टोटल 5 थ्योरीज हो चुकी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग, इसको लर्निंग टीचिंग अप्रोच कह लो, टीचिंग अप्रोच कह लो, या टीचिंग मॉडल्स कह लो, या लर्निंग मॉडल्स कह लो। आपको इसका नाम नहीं पूछने वाले एग्जाम में कि ये क्या है, आपको ये पेडागोजी, ये एंड्रोगोजी और ये ह्यूटागोजी, ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, आपको बस वो क्लियर करना है यहाँ पे। तो कहीं कहीं पे इसकी हेडिंग आपको टीचिंग मॉडल्स मिलेगी, कहीं कहीं पे टीचिंग अप्रोच या लर्निंग अप्रोच मिलेगी। तो 3 तरीके के अप्रोचेज हैं हमारे पास, लर्नर के पास या टीचर के पास टीच करने के लिए, ठीक है। आपने 3 लेवल्स पढ़े थे, कौन कौन से 3 लेवल्स हैं वो? अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। हाँ, तो बस वही 3 मान लो, वही 3 दूसरे शब्दों में कहे गए हैं। अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग। तो उन्हीं तीनों लेवल को यहाँ पे दूसरे तरीके से कहा गया, लेकिन ये वर्ड, ये पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो 3 तरीके के मॉडल्स हैं हमारे पास, ये 3 तरीके के दृष्टिकोण हमारे पास। पहला है पेडागोजी, दूसरा है एंड्रोगोजी और तीसरा है ह्यूटागोजी। ये तीनों नाम आपको याद करना है, हिंदी में बोल देती हूँ एक बार। वैसे हिंदी में भी आपको पेडागोजी ही लिख कर आएगा। देखिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ह्यूटागोजी का देखा था मैंने क्वेश्चन, तो ह्यूटागोजी ही लिखा हुआ था उसके अंदर। और डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस लेवल पे वो ट्रांसलेट करके दे रहे हैं पेपर। तो पेडागोजी को शिक्षा शास्त्र कहते हैं, एंड्रोगोजी को प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, और ह्यूटागोजी की मुझको कोई करेक्ट वर्ड नहीं मिल पाया। इसका तो मैंने लिखा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वनिर्देशित शिक्षा। आप लोग देख लेना, आपके पास कोई हिंदी मीडियम की बुक्स होंगी तो उसमें ह्यूटागोजी का कुछ वर्ड हिंदी में लिखा होगा। तो पेडागोजी होता क्या है, पेडागोजी अप्रोच होती क्या है? तो जैसे कि आपने पढ़ा था मेमोरी लेवल, सेम टू सेम वही पेडागोजी है। मेमोरी लेवल में क्या रहता है, टीचर लेड लर्निंग रहती है, मतलब टीचर लीड करती है। पेडागोजी में भी सेम टू सेम टीचर लीड करेगी। पेडागोजी जो लेवल होता है वो बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए।
इसमें क्या होता है, वही टीचर सेंटर्ड क्लास होती है या सब्जेक्ट सेंटर्ड लर्निंग होती है। मोटिवेशन जो होता है एक्सट्रिंसिक होता है, बाहरी मोटिवेशन होता है। बाहरी मोटिवेशन क्या होता है? मैम कोई दूसरा मोटिवेट कर रहा है आपको पढ़ने के लिए, बिल्कुल। जैसे तो टीचर। अगर आपको मेमोरी लेवल क्लियर है तो बस बच्चों को लालच दिया जाता है, बच्चों को लालच दिया जाता है, Very बच्चों को good. लालच दिया जाता है। वेरी गुड। अगर आपको मेमोरी लेवल अच्छे से आता है तो बस उसके साइड में पेडागोजी लिख लो, वही सेम पेडागोजी के पॉइंट्स है, वही सेम मेमोरी लेवल के पॉइंट है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पेडागोजी किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, एडल्ट्स के लिए होता है। एक सेकेंड, ह्यूटागोजी में आते हैं, हाँ, सेल्फ डायरेक्टेड स्टूडेंट्स, या उनके लिए होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पेडागोजी बच्चों के लिए इस तरीके से मतलब पॉइंट्स याद करने हैं। आपने समझ लिया तो आप वहाँ पे करेक्ट कर ही लोगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बल्कि में क्लास का भी मतलब क्लासिफिकेशन रहता है कि कौन सी क्लास के बच्चे नहीं। पेडागोजी में आएंगे, नहीं, इसमें क्लास का क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें बस ये है कि यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे एडल्ट्स होते हैं। इसमें इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा पॉइंट मैंने डाले नहीं क्योंकि मेमोरी लेवल इतना डिटेल में पढ़ा था, तो वही सेम टू सेम यहाँ पर दिया। बस ये वर्ड आपको ध्यान रखना है पेडागोजी कि हाँ इस टाइप का वर्ड हमने पढ़ रखा है। सेकंड जो वर्ड है हमारे पास वो है एंड्रागोजी। ठीक है, ये भी हमारी लर्निंग अप्रोच है। एंड्रागोजी में होती है एडल्ट लर्निंग, मतलब एडल्ट स्टूडेंट होते हैं। एडल्ट स्टूडेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन खुद चूज करते हैं, अपनी डायरेक्शन खुद चूज करते हैं। एडल्ट लर्निंग इज टास्क और प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो ये जो है आपकी ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैच नहीं होगी, ये किस लेवल से मैच हो रही है? मैम रिफ्लेक्टिव लेवल से, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे एज के हिसाब से डिवाइड नहीं किया है। वहाँ पे तो ये था कि भाई 7-8 साल तक के बच्चे मेमोरी लेवल में आ जाएंगे, उसके बाद 11 साल तक के बच्चे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएंगे। ऐसे ही आपकी जीन पियाजे की थ्योरी में भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड्रागोजी मतलब एडल्ट लर्निंग, और एडल्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी को आप मेमोरी लेवल मान सकते हो, बट यहाँ पे आप इंडिविजुअली आपको चलना पड़ेगा। तो एंड्रागोजी के पॉइंट्स हैं कि ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। इसमें मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, मतलब आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद से मोटिवेटेड हो अपना लर्निंग करने के लिए, अपने सीखने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद ह्यूटागोजी मॉडल है हमारे पास। ह्यूटागोजी क्या होता है? ह्यूटागोजी होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि आप इंटरडिपेंडेंट हो। एक सेकंड। तो इसमें क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जो हम यहाँ पर सीखते हैं ना एंड्रागोजी में, वो फिर भी एक तरह से स्टडीज की बात कर रहे हैं, या कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके बौद्धिक क्षमता कितनी है, ये सब बातें हम एंड्रागोजी में बात कर रहे हैं। लेकिन ह्यूटागोजी में हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे रिलेट मत करना उन लेवल्स को, और इसको अलग रखो, उसको अलग रखो। तो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपने सीखा कि ये मेरा दोस्त पैसे लेता है और पैसे वापस नहीं देता है। ठीक है, जैसे ये मैं मैथ्स की प्रॉब्लम्स की बात नहीं करी, मैथ्स के प्रॉब्लम सीखा, दैट इज एंड्रागोजी मॉडल, एंड्रागोजी लर्निंग हो गई, एंड्रागोजी अप्रोच हो गई। आपका एक फ्रेंड है जो आपसे बार-बार पैसे लेता है, 1 बार लिए, 2 बार लिए, 3 बार लिए, चौथी बार वो आपसे पैसे लेता है, तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है कि ये बंदा पैसे वापस नहीं करता है, इसको पैसे नहीं देने हैं। तो जो आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हो, दैट इज ह्यूटागोजी। They identify the potential to learn from novel experience as a matter of course. They are able to manage their own learning. और वो अपने आप मतलब जो भी सीखते हैं, वो ह्यूटागोजी मॉडल पे जो हम सीखते हैं वो हमारी अपनी लर्निंग है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है उसके लिए। जैसे बोला ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें हम खुद सीखते हैं, किसी के सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लर्नर कैन गो बियॉन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इनेबलिंग प्रोएक्टिविटी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आगे जा चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी नेक्स्ट स्टेज है ये
learners use their own and others experience and internal processes such as reflection, environmental scanning, experience, interaction with others and proactive as well as problem solving behaviors. तो जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, अब वो किस लेवल पे हैं, वो बियॉन्ड द, एक सेकेंड, जैसे हम ऊपर वाले लेवल में बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम सेंटर्ड, अब वो प्रॉब्लम सेंटर्ड से भी बियॉन्ड है। वो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अभी हम सीख रहे हैं, वो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आज से 10-15 साल बाद वो हम सीख चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, जो आसपास हमारे सिचुएशन हुई है, जो हम उससे सीखे हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा डीपली। अब आप को डिफरेंस अगर नहीं समझ आ रहा है एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी का, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड्रागोजी इज लॉजिकल, हाँ, एंड्रागोजी इज लॉजिकल कि भाई आपने मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, आपने साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, आपने लॉजिकल प्रिंसिपल सीख लिए, सिद्धांत सीख लिए, फैक्ट सीख लिए, दैट इज एंड्रागोजी, ठीक है। अभी आप जो कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप जो कर रहे हो उस टाइम पे, वो दैट इज एंड्रागोजिकल अप्रोच। लेकिन अभी आपके घर में, आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाए, आप अपनी सूझबूझ से जो करोगे दैट इज ह्यूटागोजी, समझ रहे हो। आग लग जाए, आग लग जाए तो क्या करोगे? मैम तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूटागोजिक जो होता है, ह्यूटागोजिक जो होता है वो पूरी तरह से आपके जो व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, आपकी जो मतलब जो कॉमन सेंस होती है उसमें बेस्ड होती है। हाँ, हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड होता है। शिक्षा का रोल डोमिनेंट रहता है, बाकी एंड्रागोजी और पेडागोजी में वो मतलब शिक्षा रहता है इस यहाँ भी, और हम ज्यादा अनुभव से सीखते हैं इसमें। हाँ, अपने लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा है वो होता है ह्यूटागोजी। और अपने डाउट्स पूछो। जैसे एनवायरमेंट, आपकी अपनी राय है, अभी मैं पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात करने लगूं तो आप में से कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगेंगे। आपको वो बातें किसी ने सिखाई नहीं है कि ये करो, आपको किसी ने बताया नहीं है कि मतलब ये कि कैसे पॉलिटिक्स, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, वो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। आप अगर उस पर डिबेट करते हैं तो वो आपका अपना टैलेंट कह लो कि आप में डिबेट करने का टैलेंट है, तो वो ह्यूटागोजी मॉडल से आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है वो। समझ आ रहा है आप लोगों को? मैम यहाँ पे जो बोला प्रॉब्लम सेंटरिंग जो होता है एंड्रागोजी और जो ह्यूटागोजी में, दोनों तो प्रॉब्लम सेंटरिंग होता है। इसका बारे में मुझे लगा जाए तो सेम तरफ से मतलब हो रहा है एंड्रागोजी और ह्यूटागोजी को। हाँ, ये दोनों प्रॉब्लम सेंटर्ड ही हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में अगर ह्यूटागोजी का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस की ही बात आपको करेंगे, या आपको सिंपल जो भी स्टेटमेंट आपको पूछे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, बस पढ़ने की देर है। अगर आपने चीजों को पढ़ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब ये दोनों ही एडल्ट्स के लिए हैं, तो दोनों ही प्रॉब्लम सेंटर्ड ही होंगे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब बताओ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि लर्नर जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है या अन्योन्य आश्रित होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिल्कुल, एक दूसरे पर हम आश्रित रहते हैं। मतलब देख देख कर हम चीजें सीखते हैं। हम अपने अनुभव, हमें जितना भी एक्सपीरियंस है वो कैसे है, ऑब्जर्व कर करके चीजों को। और देखो यहाँ पे नॉवेल्स की बात की गई है कि नॉवेल्स से बच्चा पढ़कर सीखता है,
या हम मूवी देख के सीख लेते हैं। आजकल हम नॉवेल्स की जगह पे मूवीज ही देख रहे हैं, और हम सारे टाइम फेसबुक, ट्विटर और ये सब यूज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम। हम इनसे कितनी चीजें सीख रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम ये पहनना है, वो पहनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो सब हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमें कोई सिखा नहीं रहा है या बुकिश नॉलेज से हमको नहीं आ रहा है, हमें अपने एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। दीपिका समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी का कोई डाउट है तो पूछो। 3 थ्योरीज और टीचिंग मॉडल्स ये पढ़े आज हमने। ओके, नो डाउट। ठीक है, ये सारा आप घर पे जाके रिवाइज करना, पढ़ना, और सारी थ्योरीज हैंड टू हैंड लर्न करते चलो। अभी रिसर्च आने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आपको सांस नहीं आएगा। अगर एक क्लास का भी आपने छोड़ दिया पढ़ने के लिए, समझ लो रिसर्च क्या आपके हाथ से। मैं ये नहीं कह रही रिसर्च बहुत टफ है बहुत ईजी और बहुत छोटा सिलेबस है रिसर्च का, लिमिटेड है, लेकिन रिवाइज ना करने की वजह से सर के ऊपर से जाएगा वो। क्लास में सब समझ आएगा, नेक्स्ट क्लास में सब भूल जाएगा। उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो आदत डाल लो डेली रिवाइज करने की चीज़ों को। मैम ये थ्योरीज कितनी है टोटल? देखो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी थ्योरीज है। मैं आपको मान लो 7-8 पढ़ा दूंगी। हमें नहीं पता कि कौन सी थ्योरी एग्जाम में पूछी जाने वाली है, बस उस बेसिस पे कि कौन सी पूछी जाती हैं, उस बेसिस पे हम 7-8 थ्योरी जो बहुत फेमस है और पूछी जाती है वो हम पढ़ लेंगे। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फिर भी। ओके मैम।